आपका हमारे इस चैनल टारगेट पीजीटी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तिगंत प्रकरण। तिगंत प्रकरण जैसा आप जानते हैं धातु रूप हमारे पीजीटी की सिलेबस में है ही। पीजीटी के सभी सिलेबस में अक्सर चाहे नेट का हो चाहे टीजीटी का हो धातु रूप शब्द रूप तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन पीजीटी में नेट में जो है इसमें 10 लकारों के रूप पूछे जाते हैं। तो आज हम इन तिगंत प्रकरण को हम धातु रूप कैसे बनता है उसका सामान्य एक परिचय देखेंगे। व्याकरण शास्त्र आप जानते हैं कि हमारे जो वेदांग है वह 6 हैं, उन 6 में से एक व्याकरण भी है वेदों का अंग। और इसका वर्णित विषय क्या है? तो इसका वर्णित विषय है शब्द की व्युत्पत्ति। इसमें शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है यह बताया गया है। शब्द व्युत्पत्ति के लिए प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना की गई है, अर्थात शब्द बनता कैसे है तो प्रायः जो शब्द होते हैं वह प्रकृति और प्रत्यय के योग से ही बनते हैं। अब तिगंत शब्दों में प्रकृति धातु तथा प्रत्यय, प्रकृति जो होती है वह धातु होती है और इसमें जो प्रत्यय लगता है उसे हम लकार कहते हैं। तिगंत प्रकरणों में जो धातु होती है उसे हम प्रकृति कहते हैं और जो प्रत्यय लगता है उसे हम लकार कहते हैं। वे लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10 प्रकार के लकार होते हैं, जिसमें से जो लेट लकार है उसका प्रयोग वैदिक में होता है, लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, वैदिक संस्कृत में उसका प्रयोग होता है। जबकि लिंग लकार के 2 भेद हो गए हैं। जब लेट को इसमें से निकाल दिया जाएगा लौकिक संस्कृत से तब तो 9 लकार ही हो गए, तो नहीं, जो लिंग लकार है उसके पुनः 2 भेद कर दिए गए हैं। एक तो विधि लिंग, दूसरा आरसी लिंग। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में भी लकार 10 प्रकार के हो जाते हैं। सभी लकारों में अनुबंध का लोप हो जाता है, यानी जो लट लिट लुट लिंग लुंग ये सब है तो इसका जो अनुबंध है लास्ट में जो हलंत शब्द हैं उनका लोप कर दिया जाता है। हलंत वर्णों का लोप करके लकार इसमें शेष बचता है, इसीलिए इसे लकार कहा जाता है। ल के स्थान पर तिप तस झी आदि ये जो तिगंत प्रत्यय हैं 18, ये 18 प्रत्यय आदेश होते हैं। तिंग प्रत्ययों में भी प्रारंभिक जो 9 प्रत्यय हैं तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये प्रत्यय परस्मय पद कहे जाते हैं लह परस्मय पदम सूत्र से, और बाकी के जो अग्रिम 9 प्रत्यय हैं वो आत्मने पद कहे जाते हैं। किस सूत्र से? तिंग आन आव आत्मने पदम, इस सूत्र से 9 प्रत्यय बाद वाले आत्मने पद कहे जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम भू धातु की रूप सिद्धि अभी देखेंगे। अच्छा, अब किस लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है हमें इसको विस्तार से देखना है। तो आइए देखें, लट लकार का प्रयोग जो होता है वह वर्तमान काल के लिए होता है। किस लकार में होता है? वर्तमान काल में होता है। सूत्र क्या है इसका? वर्तमाने लट। लट लकार का सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। उदाहरण क्या होता है? जैसे वह जाता है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना प्रेजेंट टेंस, तो जैसे इंग्लिश का प्रेजेंट टेंस वैसे ही संस्कृत का लट लकार। वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, ये लट लकार में प्रयोग होते हैं। लट लकार को करने वाला सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। अच्छा, अब दूसरा लकार देखिए, लुंग लकार यानी भूतकाल। प्रायः हम जानते हैं कि वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। तो भूतकाल के भी 3 भेद हैं, भविष्य काल के भी 3 भेद किए गए हैं हमारे संस्कृत में। तो भूतकाल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक लंग होता है, दूसरा लुंग होता है, तीसरा लिट होता है। भूतकाल के लिए 3 लकार, लंग लुंग लिट। लंग का सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग यानी जो भूतकाल आज का न हो, यानी कल का हो, पिछले कल का, जो कल बीत चुका है उस कल का जो आज का न हो भूतकाल, उसे हम अनद्यतन लंग कहते हैं। सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। जो बहुत पीछे का भूतकाल है, जैसे युधिष्ठिर नाम के एक राजा थे, द्वापर युग में राम नाम के एक राजा थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण थे,
और त्रेता युग में श्री राम थे। तो इस तरीके से हम जब बहुत पीछे के लिए जाते हैं, परोक्ष में भूतकाल में कहना होता है हमें जब किसी वाक्य को, तो वहाँ पर हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम टेंस बनाते हैं तो कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है। तो जैसे हम इंग्लिश में 12 तरीके का भेद करते हैं हम काल के, उसी तरीके से संस्कृत में भी भेद किया गया है। इंग्लिश में 12 प्रकार के भेद किए गए हैं, संस्कृत में 10 प्रकार का भेद किया गया है, जिसमें से भूतकाल के इंग्लिश में 4 प्रकार होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लंग, लिंग, लिट। तो जब हमें बहुत पीछे के भूतकाल में जाना हो, बहुत पहले के, उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? परोक्ष लिट। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, युधिष्ठिर नाम के एक राजा थे। तो क्या युधिष्ठिर नाम के राजा आज सुबह के थे? नहीं। क्या युधिष्ठिर नाम के राजा कल परसों के, जो पीछे बीता है 1-2 दिन पहले, तब के थे? नहीं। युधिष्ठिर नाम के राजा बहुत पहले के थे। जब हमें किसी चीज़ को बहुत प्राचीन तौर पे बताना, बहुत पीछे का बताना हो, तो वहाँ पर हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे युधिष्ठिरो नाम राजा बभूव, बभूव, बभूवतु, बभूवु, इस तरीके से लिट लकार में रूप चलता है। अब लंग लकार में जो आज का न हो, तो उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, जैसे कल मैं लाहौर में था, कल मैं दिल्ली में थी, कल मैं पार्टी में गई थी। तो जब हम कल के लिए कल वाले भूतकाल के लिए हम किसी का प्रयोग करेंगे जो अभी 1 दिन पहले बीता है, उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। और जब हमें आज का भूतकाल कब करना हो, जैसे आज सुबह मैंने ये काम किया, आज सुबह मैंने खाना खाया, मैंने नाश्ते में ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सुबह मॉर्निंग, आज के लिए जब आज का भूतकाल का हमें करना, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो ये भी तो भूतकाल हो गया कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, वह भी आज का ही है। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी ये भूतकाल में चला गया। तो ये किस लकार में चला जाएगा? ये लुंग लकार में चला जाएगा। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं सोई, मैंने सुबह सारा काम किया, मैंने योगा किया। तो ये इस तरीके से हम जब आज के भूतकाल के लिए हमें प्रयोग करना होगा, तो वहाँ पर लुंग लकार का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा भविष्यकाल आता है। भविष्यकाल में भी 3 भेद होते हैं। एक लिट लकार होता है, एक लुट लकार होता है, एक लिंग लकार होता है। लिट लकार यानी जब हमें सामान्य भविष्यकाल को कहना हो, तो उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है? लिट से च। सूत्र क्या है? लिट से च। सामान्य भविष्य अर्थ में धातु से हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह जाएगा, वह जाएगा। तो ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। अब एक भविष्यकाल होता है जो कल के लिए हम करें। जैसे वह कल जाएगा, मैं कल खाना खाऊंगी, मैं कल व्रत रहूंगी। इस तरीके से जब मैं कल, आने वाले कल को लेके जब हमें कोई बात कहनी होती है, तो वहाँ पर हमारा लुट लकार का प्रयोग होता है। कौन सा लुट? रूप क्या बनता है? भविता भवितारव भवितारः, भविता भवितारव भवितारः, ये लुट लकार में रूप बनता है जब हमें आने वाले कल के लिए हम जब भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं। और जब सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं, तब हमारा रूप चलता है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इस तरीके से हमारा रूप चलता है। अब तीसरा जो भविष्यकाल होता है वह लिंग लकार होता है। सूत्र क्या है? लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। यह क्या कहता है कि यह किसी, जब क्रिया के हेतु से आप कोई भविष्य काल में कार्य करेंगी, जब कोई क्रिया करने से आपको कोई भविष्य काल में फल प्राप्त होगा, तब वहाँ के लिए हम लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है, यदि आप कृष्ण को नमस्कार करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। इसका रूप कैसे चलता है? इसका रूप चलता है अभविष्यत अभविष्यत अभविष्यतः अभविष्यन्। इस तरीके से इसका रूप चलता है। अब उसके बाद आ जाइए विधि लिंग, लिंग लकार में। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं, एक विधि लिंग होता है, एक आर्षी लिंग होता है। तो विधि लिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चाहिए अर्थ में। जैसे आपको ये काम करना चाहिए,
आपको ये चीज़ करना चाहिए। जब हम किसी बात को चाहिए अर्थ में ले जाएंगे सामान्य तरीके से, तो वहाँ पर विधि लिंग का प्रयोग होता है। जैसे विधि, निमंत्रण आदि, अधिष्ट, ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। विधि कितने प्रकार के बताए गए हैं? ये 6 प्रकार के बताए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना। अब विधि का अर्थ क्या होता है? विधि होता है आज्ञा करना या प्रेरणा देना। जब हम कोई सामान्य प्रेरणा देते हैं किसी को, आपको ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पर विधि लिंग हो जाएगा। जब हमें, जैसे आप कल मेरे घर पे ये प्रोग्राम है, पूजा है सत्यनारायण की, आपको हमारे घर आना है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसका आना हमारे घर पे कंपलसरी है, नहीं आएंगे तो उनको दंड मिलेगा। जैसे हमारे फैमिली रिलेटिव हो जाएंगे, नहीं आते हैं तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं। आना जिनका कंपलसरी होता है तो उसे हम निमंत्रण कहते हैं। आमंत्रण उसे कहते हैं जैसे हम शादी का कार्ड किसी को भेज देते हैं तो उनकी मर्जी पे होता है बाहर वाले का, चाहे वो आए या ना आए, तो वो आमंत्रण हो जाता है। अधिष्ट क्या होता है? यह सत्कारपूर्ण आज्ञा होती है। सत्कारपूर्ण आज्ञा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी टीचर के पास जाते हैं कि सर क्या आप हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, तो हम एक तरीके से उनसे आदरपूर्ण तरीके से पूछते हैं। हम उनको ऑर्डर तो देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही सत्कार ढंग से बोलते हैं उनको। संप्रश्न होता है जब किसी से परामर्श लिया जाता है, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, अगर मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जब हम इस बात का किसी से परामर्श लेते हैं तो उसे हम संप्रश्न कहते हैं। 6वां प्रकार है हमारा प्रार्थना। 6वां प्रकार है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना क्या होता है? मुझे पुस्तक दीजिए, मुझे खाना दीजिए, मुझे पानी दीजिए। तो जब हम किसी को बहुत आदरपूर्वक कोई कार्य करने की आज्ञा देते हैं, कोई प्रेरित करते हैं किसी कार्य के लिए, तो वहाँ पर प्रार्थना हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। और ये जो विधि है, ये 6 प्रकार की विधि का प्रयोग लिंग लकार में भी होता है और लोट लकार में भी होता है। आशीर्वाद, आशीर लिंग में केवल आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग होता है। जैसे भूयात, आपको पुत्र की प्राप्ति हो तो तम पुत्रम भूयात, तो इस तरीके से भूयाह, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो विधि लिंग में रूप बनता है भवेद, भवेताम, भवेयुः। आसर लिंग में रूप बनता है भूयात, भूयास्ताम, भूयाशुः। और लोट लकार में रूप बनता है भवतु, भवताम, भवन्तु। इस तरीके से हमारा ये 10 लकार का हमने सामान्य परिचय देखा। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही बात लिखी है जो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स में दिखाया था। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, एषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर है। अर्थात लट आदि 10 लकार होते हैं। इनमें 5वां लेट लकार केवल वेद का विषय है, अर्थात इसका प्रयोग केवल वेद में ही होता है, लोक में नहीं होता। इन 10 लकार होने से इसमें इन 10 में लट, लिट, लुट आदि जो बताए गए हैं, इन 10 में लकार होने की वजह से इन्हें लकार कहा जाता है। इनमें पहले 6 टित कहे गए हैं, अंतिम के 4 ङित कहे जाते हैं। टित और ङित का क्यों कहा गया है, इनका भी हम प्रयोग आगे जब धातु रूप की सिद्धि प्रक्रिया करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। उसके बाद ये लकार धातुओं के आगे प्रयुक्त होते हैं, इनके द्वारा धातुवाच्य के काल आदि का बोध होता है। लकार का अर्थ अभी जो हमने बताया, लट लकार वर्तमान काल के लिए जैसे वह जाता है। लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतकाल के लिए एक राजा था, जो बहुत पहले की बात है। लुट लकार अनद्यतन भविष्यकाल के लिए वह कल जाएगा। लिट लकार सामान्य भविष्यकाल के लिए राम खाना खाएगा। लेट लकार शर्त लगाना या आशंका के लिए, तो लेट लकार का वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। लोट लकार विधि, प्रेरणा या आज्ञा देने अर्थ में, जैसे पुस्तक पढ़ो, ये काम करो, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वहाँ पे लोट लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, जैसे सो अगच्छत, वह गया था। लिंग लकार में भी 2 भेद होते हैं, एक विधि लिंग, एक आरसी लिंग। विधि लिंग में जैसे यह ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जब हम चाहिए अर्थ में ले जाते हैं तो वहाँ पर विधि लिंग होता है। और जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ पर आशीर लिंग का प्रयोग होता है। और भूतकाल में भी लुंग लकार, जो सामान्य भूत के लिए सूत्र क्या है, सामान्य भूतकाल लुंग का केवल लुंग सूत्र है। लिंग लकार में हेतुमद भाव आदि लिंग के अर्थ में जब क्रिया की सिद्धि हो तो वहाँ पर हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाइए, इन जो धातु रूप हैं इनको 10 गणों में विभाजित किया गया है। कितने गणों में? इन्हें 10 गणों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भ्वादिगण है, दूसरा अदादिगण है, तीसरा जोहोत्यादिगण है,
चौथा दिवादिगढ़ है, पांचवा स्वादिगढ़ है, छठवां तुदादिगढ़ है, सातवां रुधादिगढ़ है, आठवां तनादिगढ़ है, नौवां क्रियादिगढ़ है, 10वां चुरादिगढ़ है। हमने ये गढ़ आपको क्यों दिखाया, क्योंकि पिछली बार सन 2021 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये तनादिगढ़ के ये जो धातुएं हैं तन और क्री, इससे क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्री धातु किस गढ़ के अंतर्गत आती है, क्री धातु किस गढ़ के अंतर्गत आती है। हमने 10 लकार पढ़ा, 10 लकारों को 10 गढ़ों में विभाजित किया गया है। 10 लकारों को 10 लकारों में जो धातुएं प्रयुक्त होती हैं, धातुएं लगभग 2000 या 2000 से अधिक धातुएं हैं, उन 2000 धातुओं को 10 गढ़ों में विभाजित किया गया है। तो एग्ज़ाम में यह भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सी धातु किस गढ़ में प्रयोग होती है। अब इतनी सारी धातुएं हैं, हम कैसे याद करेंगे, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है हमें याद करने के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इन 10 गढ़ों को याद करने के लिए इसमें विकर्ण लगाए गए हैं। 10 लकारों में कुछ विभिन्न प्रकार के विकर्ण होते हैं जिनकी वजह से हम इन्हें सरलतम ढंग से याद कर सकते हैं। जैसे भ्वादिगढ़ है, भ्वादिगढ़ में सप विकर्ण लगता है। शप में शकार और पकार की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, अशेष बचता है। जब भू धातु है तो भू धातु से यदि शप नहीं लगता तो उसमें गुण आदि कार्य कैसे होते, उसमें गुण आदि कार्य फिर कैसे होते, तो सप लगने से इसका भवति रूप बनता है। वहीं अदादिगढ़ में शप का लोप हो जाता है, तो जब अ नहीं रहता, इधर अद है, इधर अद धातु से जब आप तिप प्रत्यय करेंगी तो दो धातु और प्रत्यय के बीच में कोई स्वर न हो जाने की वजह से उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है, और संयोग संज्ञा होने से अति रूप बनता है। किसमें, अदादिगढ़ में यदि यह शप का लोप नहीं होता तो जो दकार हलंत है उसमें स्वर लग जाता, तो यह भी भवत की तरह अदति रूप बन जाता। लेकिन शप का लोप हो गया है तो अति बन जाता है। इसी तरह हन धातु से ति प्रत्यय हम लगाते हैं, यहाँ भी शप विकर्ण लगता है, उसका लोप हो जाता है। अगर लोप नहीं होता तो हनति रूप बनता, लेकिन इसके लोप हो जाने की वजह से इसका रूप बनता है हंति। जब हंति रूप बनता है तो हम इसमें सप आदि विकर्ण नहीं लगा है। इस तरीके से हम जान जाएंगे कि जहाँ पर विकर्ण का लोप हो जाता है वह अदादिगढ़ की धातु है। जैसे अस्ति हो गया, अस धातु से डायरेक्ट तिप लग जाता है, और अस्ति धातु हो गया। अद धातु यानी खाने अर्थ में जब तिप प्रत्यय लगा देंगे, बीच में आकार का लोप कर देंगे तो अति बन जाता है। हन धातु से तिप लगा देते हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है तो हंति बन जाता है। इस तरीके से जहाँ पर शप का स्वर का बीच में लोप हो गया हो, जहाँ पर संयोग संज्ञा प्रारंभिक रूप में हो गई हो, वहाँ पर हम जान जाएंगे कि यह अदादिगढ़ की धातु है। जैसे उदाहरण में हमने अति आपको बताया, हमने आपको हंति बताया और अस्ति बताया। तीसरे प्रकार का गढ़ है हमारा जुहोत्यादिगढ़। जुहोत्यादिगढ़ में धातु को द्वित्व हो जाता है। हु धातु है, हु धातु मतलब होता है हवन करना। अब इस हु धातु को द्वित्व होके हु 2 बार हो जाता है, फिर उस हु को बकार हो के फिर जू बन जाता है, मतलब जस्त आदेश हो के जू बन जाता है, तो जुहुत जुहुता जुहवंती रूप चलने लगता है। तो जहाँ पर धातु को द्वित्व हो जाए उसे हम जान जाएंगे कि वो जुहोत्यादिगढ़ की धातु है। प्रारंभिक जैसा लट लकार में जुहोत्यादिगढ़ में जुहुत जुहुता जुहवंती धातु है हु को 2 बार हु होकर फिर उसे जस्त आदि कार्य होकर के जुहुत जुहुता जुहवंती ये रूप बन जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर का गढ़ आता है हमारा दिव्य धातु, दिवादिगढ़। दिवादिगढ़ में क्या होता है, दिवादिगढ़ में शन विकर्ण लगता है। शन विकर्ण में आदि शकार और नकार का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है। तो अब इसमें जितने भी धातु रूप बनेंगे, जैसे दिव्य धातु के अंतर्गत हम दिव को ही ले लेते हैं, दिव में यह लग जाता है बीच में, और ये जो विकर्ण होते हैं वह धातु और प्रत्यय के बीच में लगते हैं। तो दिव प्लस य प्लस तिप हम लगाएंगे तो हमारा रूप बनता है दिव्यत दिव्यतः दिव्यंती, दिव्यत दिव्यतः दिव्यंती। जब हम इस तरीके का रूप देखेंगे, बीच में यकार जुड़ा है, तो हम झट से जान जाएंगे कि वो कौन से गढ़ की धातु है, वह दिवादिगढ़ की धातु है। रूप देखिए और उदाहरण देख लीजिए, जैसे नृष धातु है, तो नृष धातु में नृत धातु भी आपका
नृत्य, नृत्य मतलब नृत्य करना, यह धातु भी आपका दिवादिगण के अंतर्गत आती है। कैसे? इसका रूप चलता है नृत्यत, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। यह रूप जब चलता है तो इसमें बीच में यकार जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा नश धातु है, नश धातु मतलब नष्ट होना, नश धातु का भी रूप चलता है नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति। तो बीच में यकार जुड़ गया है तो हम यह पहचान लेंगे कि यह दिवादिगण की धातु है। क्यों? क्योंकि इसमें शन विकरण लगता है, शन में यकार शेष रहता है। तो जिस धातु रूप में हम बीच में यकार देखेंगे हम जान जाएंगे कि यह कौन से गण की धातु है, यह दिवादिगण की धातु है। उसके बाद 5वें नंबर का हमारा धातु आता है स्वादिगण। स्वादिगण का प्रतिनिधि धातु है शु। सु में इसमें जैसे विकरण इसमें श्नु लगता है, श्नु में नु शेष बचता है, तो इसमें का रूप कैसा चलता है? शुनोति, शुनुतः, शुनुवंती, शुनोति, शुनुतः, शुनुवंती। नु को गुण हो जाता है। जैसे अब और उदाहरण देख लीजिए, आपनोत, आप धातु है, आप धातु भी स्वादिगण के अंतर्गत आती है, स्वादिगण के अंतर्गत आती है। तो इसका रूप कैसे चलता है? आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। जहाँ पर नु लग जाए वहाँ पर हम जान जाएंगे कि वह किस गण की धातु है, वह स्वादिगण की धातु है। जैसे शक भी आता है धातु स्वादिगण के अंतर्गत, इसका रूप भी शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती। इसमें भी नु जुड़ा हुआ है। तो यह आप बताइए यह किस गण के हो गया? हाँ, यह स्वादिगण के अंतर्गत हो गया। अब इसके बाद 6वें नंबर पे जो हमारा गण आता है वह है तुदादिगण। तुदादिगण में श विकरण लगता है, इसमें भी अशेष बचता है। इसका रूप जैसे भवति का चल रहा था सेम इसी प्रकार से इसका रूप चलता है तुदति, तुदतः, तुदंती, क्योंकि इसमें अ लगा हुआ है। अब आता है 7वें नंबर का हमारा रुदाधिगण। रुदाधिगण के अंतर्गत हमारा श्नम धातु आता है, स्नम विकिरण लगता है। श्नम विकिरण में नकार शेष बचता है, आदि शकार और मकार का लोप चलता है। तो रुद्ध धातु से जब हम नकार को विकरण में ले आएंगे और बाद में तिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो रू पहले होने से अटकुप्वांग विवाह अपिनुम से नकार को डकार हो जाता है। तो हमारा रूप बनता है रुडद्धि, रुडधा, रुडधंती, रुडद्धि, रुंधः, रुंधन्ति। हमारा क्या रूप बनता है? रुडद्धि, रुंधः, रुंधन्ति। इसी प्रकार हम जो भी रूप बनाएंगे, जैसे भुज धातु भी रुदादिगण के अंतर्गत आता है। इसका रूप कैसे चलता है? भुनक्ति, भुंजः, भुंजन्ति। कैसा रूप चलता है? भुनक्ति, भुंक्तः, भुंजन्ति, भुनक्ति, भुंक्तः, भुंजन्ति। यह हमारा इस तरीके से रूप चलता है। इसमें नकार जुड़ा रहेगा, इस वजह से हम जान जाएंगे कि रुदादिगण की धातु है। फिर पुनः आता है तनादिगण। तनादिगण में उ विकरण लगता है। उ विकरण लगेगा तो धातु और प्रत्यय के बीच में उ लग जाएगा। जैसे तन धातु है उसमें उ लग जाएगा और बाद में तिप लगा देंगे तो क्या रूप बन जाएगा हमारा? तनोति। जहाँ पर उ लगेगा भाई तो उसको गुण हो जाएगा, गुण होने से तनोति रूप बन जाएगा। तनोति, तनुतः, तन्वन्ति, तनोति, तनुतः, तन्वन्ति। तो जहाँ पर उ लग जाए वहाँ पर हम जान जाएंगे कि यह तनादिगण की धातु है। उसके बाद आता है क्रियादिगण। क्रियादिगण में भी हमारा आता है स्नाविकरण। स्नाविकरण में ना शेष बचता है। तो जैसे क्री धातु हो गया, क्री धातु में ना जोड़ेंगे आप, उसके बाद तिप ले आएंगी, क्योंकि जो विकिरण होता है यह धातु और प्रत्यय के बीच में है। धातु हमारी क्री हो गई, प्रत्यय हमारा तिप हो गया, बीच में आप ना ला दीजिए तो क्री नाती, तो क्री नाती ऐसा रूप होना चाहिए था। तो क में जो रकार है उसके बाद अगर यदि नकार आता है तो अटकुप्वांग विवाह अपि नुम से उस नकार को डकार हो जाता है। तो हमारा रूप क्या बन जाता है? क्रीडाति, क्रीडितः, क्रीडन्ति। इस तरीके से हमारा रूप चला जाता है। तो जहाँ पर ना आ जाए उसे हम जान जाएंगे किस गण की धातु है, वह क्रीडादिगण, क्रयादिगण की धातु है वह हमारा। उदाहरण क्या है? क्रीडाति, क्रीडितः, क्रीडन्ति। गृह धातु भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो कैसे रूप बनता है? गृहणाति, गृहणीतः, गृहणन्ति। कैसे रूप बनता है? गृहणाति। उसमें भी नकार जुड़ रहा है, नकार को रकार होने से डकार हो गया है। तो गृहणाति, गृहणीतः, गृहणन्ति। इस तरीके से नकार आ जाने से बीच में हम समझ गए कि कौन से गण की धातु है? क्रयादिगण की धातु है। क्रयादिगण में ना जुड़ता है और रुदादिगण में न जुड़ता है। तो रुडादिगण, इसमें डिफरेंस देख लीजिए। उसमें जो रुद्ध धातु का रूप बनता था रुडद्धि, रुंधः, रुंधन्ति। क्रयादिगण में बनता है क्रीणाति, इसमें नकार में आ जुड़ रहा है, जबकि रुदादिगण में नकार सिर्फ में आ नहीं जुड़ता था। रुडद्धि, क्रीडाति, रुडद्धि, क्रीडाति। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक में आ जुड़ रहा है, आज किस में जुड़ रहा है? जिसमें स्ना विकरण लगा हुआ है, तो वह क्रयादिगण में लगता है।
तो इस तरीके से हम सरलतम ढंग से धातु के रूप को देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सी धातु किस गढ़ की है। अगला हमारा 10वें नंबर का धातु रूप गढ़ है चुरादिगढ़। चुरादिगढ़ के अंतर्गत ऋच प्रत्यय लगता है, ऋच विकरण लगता है और इस ऋच को अय आदेश हो जाता है, तो हमारा रूप बनता है चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। अब चोरयति चोरयतः चोरयन्ति यह चुर धातु इस गढ़ की प्रतिनिधि धातु है। अन्य अगर मान लो कथ धातु आ गई तो कथ धातु को हम कैसे जानेंगे कि हम किस गढ़ की धातु है, तो उस कथ धातु का हम रूप चलाएंगे कथयति कथयतः कथयन्ति। कथति कथतः कथन्ति नहीं बनता है, इस कथ धातु का रूप बनता है कथयति कथयतः कथयन्ति। कथयति कथयतः कथयन्ति, इसमें आय जुड़ा हुआ है बीच से, इस वजह से हम जान गए कि यह चुरादिगढ़ की धातु है। इस तरीके से हमने 10 गढ़ों को प्रतिनिधि धातुओं को हमने देखा कि किस गढ़ का किस तरीके से रूप बनता है। फिर से एक बार देख लीजिए, चुरादिगढ़ में आय लगता है तो कथयति कथयतः कथयन्ति, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। क्रियादिगढ़ में ना विकरण लग जाता है तो क्रीडाति क्रीडितः क्रीडन्ति, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति। तनादिगढ़ में उ विकरण लगता है तो तनोति तनुतः तन्वन्ति। तन धातु में तनादिगढ़ में क्री धातु आता है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करो, इसमें भी उ को ओ हो गया है, तो क्री धातु हमारे किसके अंतर्गत आ गया, ये तनादिगढ़ के अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है, देखिए एक क्री में रिकार वाला री है तो वह तनादिगढ़ के अंतर्गत आता है। जो दूसरा क्री धातु है उसमें नीचे वाला जो र होता है वो लगा हुआ है, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है उस पर। तो दोनों में डिफरेंस आप क्री में ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्री है। जो रिकार वाला री, ऋषि वाला री लगता है, वह री रुदाधिगढ़ में आएगा, तनादिगढ़ में आएगा। फिर रुदाधिगढ़ में श्नम विकरण लगता है, रुडद्धि रुडधा रुडधंति बनता है। तुदादिगढ़ में अव विकरण लगता है, तुदति तुदतः तुदंति बनता है। श्वादिगढ़ में नु विकरण लगता है, सुनोति सुनुतः सुनुवंति। इसमें नु प्रत्येक रूप में नु जुड़ जाएगा, तो जहाँ पर नु जुड़ेगा हम जान जाएंगे कि वहाँ पर स्वादिगढ़ है। जहाँ पर यह बीच में जुड़ेगा वहाँ पर हम जान जाएंगे कि दिवादिगढ़ की धातु है। जैसे दिव्यत दिव्यतः दिव्यन्ति, नश्यत नश्यतः नश्यन्ति, नृत्यत नृत्यतः नृत्यन्ति, भ्रम्यत भ्रम्यतः भ्रम्यन्ति। इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यह दिवादिगढ़ की धातु है। जहाँ पर धातु को द्वित्व हो जाता है वहाँ पर जुहोत्यादिगढ़ हो जाता है। जैसे जुहोति जुहुतः जुह्वन्ति, यहाँ पर हु धातु को द्वित्व हो गया है। फिर उसके बाद दूसरा अदादिगढ़ आता है, इसमें कोई विकरण नहीं लगता है, संयोग संज्ञा हो जाती है धातु और प्रत्यय के बीच में। जैसे अद धातु से तिप प्रत्यय अति, हन धातु से तिप प्रत्यय हन्ति, अस धातु से तिप प्रत्यय अस्ति। संयोग संज्ञा हो जाने की वजह से यहाँ पर हम जान जाएंगे कि वह हमारी अदादिगढ़ की धातु है। अब भ्वादिगढ़ तो सरल ही है, इसमें सब विकरण लगता है, गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, पठत पठता पठन्ति, भवति भवता भवन्ति। इस तरीके से हमने 10 गढ़ों के लकारों को देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।